बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का आपके सामने जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपका पूरा का पूरी जो क्लास होने वाला है इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले अपन यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों जो यूनिट होगी उनका विस्तार से अपन रिवीजन करेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। साथ के साथ अपन ने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। कितने सब्सक्राइबर का? 25,000 सब्सक्राइबर का अपन ने टारगेट ले रखा है। अभी तक भी नहीं हुआ भाई, 500 सब्सक्राइबर, ज्यादा बचे हुए भी नहीं, 500 सब्सक्राइबर बचे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आगे आने वाली सारी एग्जाम को भी आपको कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। आपके एग्जाम कब होती है, रिजल्ट कब होंगे, सारा आपको इसमें कंटेंट के बारे में आपको पता चल जाता है चैनल पे। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। कोने में जो भी प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? कोने में जो भी प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने क्लिक कर सकते हो। और ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा कि आपको पता है अन्य विषय की, अन्य जो पेपर हुए थे आपके, उनकी फ्री में टेलीग्राम पे उपलब्ध थी। इस वाले पेपर की भी आपको यही पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। जाओ और जाकर आपके सामने टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसके उद्देश्यों के महत्व के बारे में बात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषाएं होती हैं? समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा होती है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रणाली होती है जिसे सामान्य बालकों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक जैसे दिव्यांग, प्रतिभाशाली या सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाया जा सके। अब इसमें दो सवाल बताऊंगा आपको मैं, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो नाम देखो, समावेशी। समावेशी के अंदर ऐसा शब्द है ना, देखो, समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा अर्थात अगर मोटे रूप से अगर अपन समझे तो यही होता है कि समान रूप से सभी बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसी को समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें मुख्यतः आती हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली तैयार की जाए कि एक तो सामान्य बच्चा है, जैसे आप में से आप विद्यार्थी हो सभी, है ना, आप क्या हो, आपकी मतलब शारीरिक रूप से भी कोई विकृति नहीं है और मानसिक रूप से भी आपके कोई विकृति नहीं है, आप एक सामान्य बालक, समझ में आ गया। और एक विशिष्ट आवश्यकताओं वाला बालक। अब विशिष्ट आवश्यकताओं वाला बच्चा कौन होता है भाई? कोई दिव्यांग हो गया, जैसे किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को सुनता नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, समझ, उसको विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, मतलब भाई जिनके माता पिता इतने समर्थशाली नहीं है कि उन बच्चों को शिक्षा दे सकें, उन सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे लाकर आपके सामने शिक्षा दी जा सके। अब एक सवाल उठकर आता है इस चीज में। काफी बच्चा, आप अगर आप बीएड में रेगुलर गए तो आपको पता, नहीं गए तो भी मैं बता देता हूं। एक सवाल निकल कर आएगा कि सर देनी क्यों है? भाई विशिष्ट आवश्यकता है। अगर कोई बच्चा है जो बोल नहीं सकता है ना, सुन नहीं सकता, एक अच्छा सुन नहीं सकता है, तो एक कक्षा में एक टीचर है, पहले वो सामान्य हिंदी भाषा में हमें समझाएगा, फिर हो सकता है वो अपने इशारों के माध्यम से उस बच्चे को समझाएगा। तो हमारा तो टाइम खराब हो रहा है ना, हमें देने की क्यों जरूरत है उन बच्चों को शिक्षा? हम उनके लिए एक अलग स्कूल क्यों नहीं बनाए? हम उनके लिए एक अलग कक्षा कक्ष क्यों नहीं बने? अच्छा सवाल है भाई, आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आया तो आपको आना चाहिए था भाई, है ना। जरूरत ही क्यों पड़ती? तो बच्चों, ये इसीलिए किया जाता है कि जो बच्चे आपके सामने विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं, जिनके अंदर कोई दिव्यांगता है, सामाजिक या प्रतिभाशाली रूप से पिछड़े हुए हैं, वो पहले ही खुद को डिमीन या डिमोरलाइज फील करते हैं। समझ में आ गया आपको? डिमोरलाइज मतलब खुद में ही थोड़े से अपने अंदर ऐसा हो कि ईश्वर ने मुझे ये अगर विशिष्टता नहीं दी होती, मेरे अगर हाथ अच्छे होते, मेरे अगर आंख से दिखना अगर सही होता, मतलब अंधे वाली होती है, गूंगे बहरे वाली जो समस्या नहीं होती, तो मैं और बेहतर कर पाता। तो अगर जब उन बच्चों को उन कक्षा कक्ष में साथ बैठाया जाता है और जब उन्हें वो एक समान वातावरण दिया जाता है, तो वो सामाजिक रूप से खुद को हीन भावना में नहीं, क्योंकि बच्चा तो एक कच्चे घड़े के जैसा होता है ना, उसको जैसा वातावरण दोगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो वो बच्चा आपके सामने, उसको भेदभाव धीरे धीरे महसूस होना कम हो जाता है। उसको अगर साथ वाले बच्चे अगर ये महसूस करें कि तुम भी हमारे जैसे हो, तुम्हारे अंदर भी वही योग्यताएं हैं जो हमारे अंदर है, तो वो भेदभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए उनको एक छत के नीचे पढ़ाना जरूरी है। इसीलिए उनके लिए अलग स्कूल, अलग कक्षा कक्ष की कभी बात नहीं की गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा दी जाती है। प्रणाली इस विचार पर आधारित है, शिक्षा सभी का अधिकार है। अच्छा, इस प्रणाली की खास बात यही है, ये इस चीज पर भी बात करती है कि शिक्षा पर चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक और चाहे राजनीतिक रूप से कोई भी एक समाज का अधिकार नहीं होना चाहिए। समाज का हर तबका, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे सामाजिक और चाहे आर्थिक रूप से, कोई भी ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति उस शिक्षा से वंचित हो सके। यही हमारा संविधान भी कहता है, ये हमारे मौलिक अधिकार भी कहते हैं और मौलिक कर्तव्यों में भी उनको जोड़ा गया है। और प्रत्येक बच्चे की सीखने की कला अलग अलग हो सकती है। इसमें स्कूल का वातावरण छात्र की जरूरत के अनुसार डाला जाता है, ना कि छात्र को स्कूल के अनुसार। एक अच्छा पॉइंट है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उनमें क्या बदलाव किया गया। पहले जो पढ़ाई होती थी वो किस हिसाब से होती थी, जैसा शिक्षक बताता था और छात्र उसको अनुकरण करता था। समझना, शिक्षक ने बताया, शिक्षक है ना अपने हिसाब से बच्चे को पढ़ाने का काम करता था। लेकिन समय के बदलाव के साथ जरूरतें महसूस हुई कि इससे शिक्षा संपूर्ण नहीं हो पा रही है बच्चे की, बच्चे पर दबाव ज्यादा है। तो आज के समय बच्चे को शिक्षा कैसी दी जा रही है, शिक्षक को ऐसा कंटेंट तैयार करना है, ऐसा शिक्षण विधियों को अपनाना है कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इस प्रकार के आपको शिक्षण विधियों को तैयार करना है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, चाहे रीट हो चाहे सीटेट हो, और पर्सन आया कोया हो कि शिक्षा प्रणाली कैसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, छात्र के अनुसार, ना कि स्कूल के अनुसार। आएगा ये पर्सन, अभी बता दे रहा हूं। एग्जाम में भी के कॉन्सेप्ट जो कल आपका एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये जो आप पढ़ाई करते हो ना, ये कंपटीशन में सेम टू सेम पर्सन आते हैं आपके, अच्छे से पढ़ लेना इनको। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा होती है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होते हैं, मैंने पहले बताया था नाम से। समावेशी मतलब समान शिक्षा देना, मोटे मोटे रूप से। तो पहला है समान अवसर, प्रत्येक बच्चे को उसकी शारीरिक व मानसिक सीमाओं की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। मतलब कोई बच्चा हो सकता है, कोई बच्चों आया को एक बात बताई झटदे पकड़ के सीख ली, और एक आया को 10 घंटा की जगह कौन समझ में आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बच्चे को पढ़ाना छोड़ दोगे, नहीं, आपको उस बच्चे को भी लेकर चलना है जिसको अच्छा पढ़ाई में है, जो थोड़ा कमजोर उसको भी साथ लेकर चलना है। आपको अपनी शिक्षण विधियों को इतना विशिष्ट बनाना है कि दोनों बच्चे पैरेलल चल सके, और उन बच्चों को महसूस भी नहीं होने देना है क्या कोने की बेतु तो एकदम यही है, डोपो पड़े है, एकदम संग डोपोल है, ऐ की बात कौन करनी था। उस बच्चे को वो पहले से ही खुद में एक हीन भावना फील करती है। भाई आप भी विद्यार्थी रहे हो अपने जीवन में, अगर आपको कोई पर्सन नहीं आता था कक्षा में, आपको थोड़ा हीन भावना फील होती होगी कि भाई मैं क्यों नहीं याद कर पाता हूँ, मैं क्लास में क्यों नहीं टॉप कर पाता हूँ, वह बात अलग देते ट्राई कौन करी, है ना। लेकिन आपको एक शिक्षक होते हुए इस चीज को समझना है, ना कि उस भेदभाव को और बड़ा करना है। भेदभाव का अंत, बच्चों के बीच में जाति, धर्म, जेंडर या अक्षमता के आधार पर होने वाली दूरियों को समाप्त करना है। काफी बार समाज में एक बहुत बड़ी होती है, भाई लड़का है इसकी गणित अच्छी होगी, लड़की उसकी गणित अच्छी नहीं होगी, गणित विषय में अच्छी नहीं होगी, साइंस उसकी अच्छी नहीं होगी, ये स्टीरियोटाइप है। काफी बार जाति के आधार पे हमारे समाज में भेदभाव देखने को मिलता है। इस वजह से आप टीचर हो, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी खुद की व्यक्तिगत पहचान को बच्चों पर कभी मत थोपना। मेरी जाति है तो मोहल्ला नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरा तो आए कि कौन दिखाऊं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। ना जाति के आधार पे, ना जेंडर के आधार पे, और ना आपके सामने धर्म के आधार पे। आप एक हमेशा सेकुलर टीचर बनना। आपको सेकुलर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस भेदभाव को चौड़ा नहीं करे बल्कि कम करे। आप शिक्षक हो तो आपका उद्देश्य ही पूर्ति यही होनी चाहिए कि वो बच्चे जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से उन दूरियों को सीख पा रहे हैं, आप उनको कम करो, ना कि आप खुद उसका हिस्सा बन के उनको और चौड़ा करो। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और आप भावी शिक्षक बनोगे तो आप इन सब गुणों को सीख कर भी जाओ। भैया को नहीं किताब में लिख के पूरा नंबर लेके जिंदगी में बड़ा बड़ा बन जाओगा। ए डिग्री रिज्यूम लिखने का भी काम करना चाहिए, तो कभी रिज्यूम भी करना होगा। विशेष बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी हीन भावना को खत्म करना या आत्मविश्वास पैदा करना। जो स्पेशल डिसेबिलिटी के साथ बच्चे आते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनको अपने शरीर के प्रति, अपनी मानसिकता के प्रति जो उनके अंदर थोड़ी सी एक कम, जो भाई उन्होंने ईश्वर ने या बायोलॉजिकल रूप से आपके सामने जो कुछ कमियां उनके जो शरीर के अंदर है, जिस वजह से वो थोड़ा सा खुद को कमतर महसूस करते हैं, तो आप उनको उतना अप करो, उनको उनका जो मोरल है, उनकी नैतिकता है, उनके जो मानसिकता, उसको आप इतना बढ़ाकर पेश करो कि वो बच्चे खुद को उन बच्चों के बराबर महसूस कर सके। इनफैक्ट आप उनको ज्यादा मोटिवेट करो
कि भाई ओ कोनी रामलाल कोनी एक दोनों आंख दोनों टांग दोनों कान सब सही, पाछा भी तेरे ज्यादा नंबर आई, तू ज्यादा ला, तू और मेहनत कर। तो आपको उनको सिर्फ मुख्य धारा से जोड़ना नहीं है, बल्कि उनको आत्मविश्वास करना है कि आने वाले भविष्य में भी कभी खुद को कम ना समझे। यही समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। कौशल विकास, बच्चों के अंदर व्यक्तिगत कौशल के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर भी बन सके। बच्चों को आप किताबी ज्ञान पर जोर नहीं देना है। वर्तमान समय की मांग है, एआई के जमाने में भाई एक क्लिक में आप पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जो रैट लर्निंग है, रटत विद्या है, उस शिक्षा प्रणाली को आप विश्लेषणात्मक शिक्षण प्रणाली पे आपको बदलना होता है। और अब थे कमेंट बॉक्स में बताया कि रटत प्रणाली और विश्लेषण प्रणाली में क्या आपका अंतर होता है। जो विद्यार्थी सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। देखते हैं थारत थे टीचर बन लायक हो को नहीं। आधुनिक शिक्षा में मैं तो यार रुपया दे के थे कर रहे हो बीएड। आधुनिक समय में प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है, केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन भी। देखो कितना बड़ा पॉइंट और अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। एक लोकतंत्र किसकी बात करता है? समाज के हर वर्ग, हर तबका और हर किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा भी तो यही बात करती है। समझ में आ गया? तो दोनों का आपको आपस में क्या मिलता है? मेल जोल है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि समाज में सहिष्णुता संवेदनशीलता पैदा करती है। जब सामान्य बच्चे विशेष बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो वे सहानुभूति और सहयोग भी सीखते हैं। अच्छा, अब क्या है, जैसे आप कोई एक दिव्यांग व्यक्ति को बारे में सोचते हो तो आप क्या अपन गलत कमेंट कर देते हैं, है ना, इस प्रकार की चीजें बोल देते हैं। लेकिन अगर छोटी क्लास से वो बच्चा अगर उसके साथ पढ़ेगा तो उसको सहानुभूति पता चलेगी, ये पता चले भाई उस बच्चे को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उन सब कमियों को पूरा करने के लिए। आपके पास सब कुछ है। समझ में आ गया? तो हमें सहानुभूति और सहयोग की भावना वहीं से बच्चा सीखता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी अनिवार्य है। तो ये दोनों पॉइंट भारतीय जो एनईपी 2020 लगी है उसके अनुसार और जो आपके सामने राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत भी ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई शुरू करते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा उसकी समकालीन प्रासंगिकताओं की स्पष्ट कीजिए। क्या होती है समकालीन प्रासंगिकता? समावेशी शिक्षा कुछ नैतिक व वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है जो उन्हें परंपरागत शिक्षा से अलग बनाती है। क्या बनाती है? समावेशी शिक्षा क्या होती है? आज के समय की वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने वाली शिक्षा को ही समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समावेशी शिक्षा। अब वर्तमान समय की मांग है वैज्ञानिकता को शिक्षा की धारा में जोड़ा जाए, तो ये समावेशी शिक्षा उसकी बात करता है। हमारे समाज में शिक्षा का बढ़ावा तो हुआ है लेकिन नैतिकता, संस्कार, सहयोग, संवेदनशीलता, भावनात्मक संवेदनशीलताओं की कहीं ना कहीं क्या हुआ है? गिरावट देखने को मिली है। और ये समावेशी शिक्षा सभी पक्षों को पूरा करने की काम करती है। और यही दो बिंदु नैतिकता और वैज्ञानिक सिद्धांत उसे क्या करते हैं? जो परंपरागत शिक्षा होती है उससे अलग बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? परंपरागत शिक्षा से उसे अलग बनाने का काम करते हैं। प्रमुख सिद्धांतों की बात करें, अस्वीकृति न करने का सिद्धांत, जीरो रिजेक्शन। किसी भी विद्यालय को किसी बच्चों की अक्षमताओं और पृष्ठभूमि के आधार पर प्रवेश देने से मना करने का अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी विद्यालय बच्चों कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो कमजोर है मैं तो नहीं लूंगा, नहीं कह सकती। स्कूल नहीं कह सकती कि तुम्हारा धर्म वो है हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, नहीं कह सकते। नहीं कह सकते तुम्हारी जाति वो हम नहीं लेंगे एडमिशन। ये सब जीरो रिजेक्शन। आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को। और खास करके अगर आप सरकारी स्कूल हो, अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते और ना भेदभाव कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको आपके पद से हटाया भी जा सकता है। समझ में आ गया? और ये हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। हमारे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जो परंपराएं या जो एनईपी की जो नई एजुकेशन पॉलिसी हो चाहे आरटीआई एक्ट हो उसके तहत कानूनी धाराओं में भी इसमें सुरक्षा मिलती है। समझ में आ गई? तो कदे ठेकन लाग जाओ, कदे थारा अखबार में खबर अगले दिन की जाता रही पोस्ट साहब। आप एक शिक्षक हो। देखो शिक्षक, एक छोटी सी चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा 2 मिनट लेकर। आप लगभग बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, आप लग जाओगे, है ना। लगने के बाद में 1-2 साल नया जोश रहेगा, आप खूब पढ़ाओगे बच्चों को। फिर 1-2 साल बाद में आपको पता चलेगा कि मेरे साथ रामलाल लाग्यो,
रामलाल तो बढ़िया बीएलओ बन रहे हैं, पूरा गांव में आपके सामने बीएलओ काम करे, मजा मार है, पढ़ाई एक ही कौन करे। और बीएलओ के कहीं तो बिना बीएलओ लगे भी कुछ काम करेंगे, तो आपा क्यों पढ़ावा, है ना। अगर एक आज से 10 साल पहले की बात हुआ करती थी ना, 10 से 15 साल पहले एक टीचर की एक प्रेस्टीज जॉब होती थी। अब कोई भी गांव में कोई एक आध मास्टर आया करती, इतनी इज्जत होया करती कि साहब मास्टर साहब जा रहे हैं। और आजकल मास्टर ने, आप देखना एक बार मास्टर की इज्जत कितनी कम क्यों है आज के समय में, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कभी काम नहीं किया इन्होंने। मैं मानूं कि लाख चैलेंजेस हैं, माना कि आपके सामने बहुत से काम है, लेकिन और भी इनसे बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं, है ना, जिनको इनसे ज्यादा काम करना पड़ता है और इनसे कम तनख्वाह मिलती है और वो अपना बेहतर से काम करते हैं, है ना। राजनीति का बहुत शिकार हुई सरकारी स्कूल में कि भाई प्रिंसिपल का चाहता तो आप तो इन्हें बिना घूम रहे हैं, बाकी कोई मतलब ही नहीं। और साथ के साथ जातिवाद, धर्म, हर सब चीजों को जो मिश्रण बनाया है, पढ़ाई से अलावा बच्चों को सब करवा देंगे, पढ़ाई, खेल और आपके सामने समावेशी जो शिक्षा, इन सब कोकुलर एक्टिविटी, इन सब के अलावा सब कुछ करवा देंगे, बस वो नहीं करवाएंगे आपके सामने। ना तो खेल में हमारी स्कूलों कुछ ऐसा विशिष्ट कर पा रही है, ना शिक्षा में कर पा रही है। वो बात अलग है कि चीटिंग करा के 90% जरूर ले पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप आने वाले भविष्य हो। और एक टीचर होता ना, वो बच्चे की, जब बच्चा आपके सामने, जब आपके स्कूल में आता है, जो 5 साल का होता है, और जब वो 15 साल का या 12वीं पास करके निकलेगा आपसे, तब वो आपने 10 साल जो उस बच्चे को सिखाया ना, वो 10 साल उस बच्चे की आगे आने वाली लगभग 30-40 साल को उसको कमाने लायक, उसको उसके जीवन यापन करने लायक, उसको जीवन में वो समाज में रहने लायक एक व्यक्ति बनाता है। तो आप कम से कम खुद इतने समर्थशाली हो, आपका खुद की पर्सनैलिटी इतनी करिश्मेटिक हो कि आपका बच्चा ना सिर्फ आपके पढ़ाने के तरीके से सीखे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी से भी सीखे। थे खुद ये कहो कि थारे खुद कहीं व्हाट्सएप में इनने मैसेज कर दिया, कर दिया, अगर थारे काम है कहीं, तो एक बेहतर टीचर के लक्षण नहीं है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक टीचर ना सिर्फ 80,000 की तनख्वाह लेने के लिए, 20,000 50,000 की तनख्वाह लेने के लिए नौकरी लगोगा, बल्कि उस भविष्य के निर्माणकर्ता के रूप में भी आप जरूर जॉब लगोगे। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ। कम प्रतिबंध वातावरण, ज्ञान ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपरा को कोई महत्व है नहीं, पेपरा को पास तो मैं भी होगा थे। बच्चे को एक ऐसा वातावरण में पढ़ाना जो उनकी प्रगति में बाधा नहीं मिले, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा भी प्रदान करे। कम प्रतिबंध वातावरण क्या हो? बच्चे को ना आप ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करके दो। देखो आप जब टीचर थे, आपको भी, आपसे अगर पूछा आपका फेवरेट टीचर कौन है, एक ऐसे टीचर का नाम बताइए जिसने आपके जीवन को थोड़ा प्रभावित किया, तो 1-2 टीचर का तो नाम आपके दिमाग में आता है। क्या खूबी थी उनके अंदर? उनके अंदर एक खूबी थी, क्या थी? कि वो बच्चे के हर क्लास के हर बच्चे को आपके सामने बिना मारपीट किए हुए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक के साथ चीजों को बता देते थे, है ना। और ऐसा वातावरण देते थे कि खड़ा होकर कोई बच्चा सवाल पूछ सकता है ना। अगर इंटेलिजेंट हो चाहे कमजोर हो, सबको बराबर समझते थे। ऐसे टीचर को सभी लोग पसंद करते हैं, तो आपको भी वैसा ही बनना है। आप बच्चे को ऐसा संकुचित मानो कि मेरे सामने को प्रश्न क्या पूछो, अभी हो रहा तू, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जिज्ञासा का जो स्तर होता है, बच्चे को उसको मारना नहीं है, बल्कि डेवलप करना आपका काम होता है। अगले वाला पॉइंट है सहभागिता का सिद्धांत। शिक्षा में केवल शिक्षक और छात्र ही नहीं, बल्कि माता पिता और पूरे समुदाय में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षा में केवल शिक्षक और छात्र ही नहीं, बल्कि माता पिता। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो अपन मिस कर देते हैं। अक्सर क्या होता है, जो ये प्रॉब्लम चलती है कि भाई आपके सामने कि ना हमारे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं एक बात बताता हूं, टीचर जो आपको पढ़ाता है ना, बच्चे पर टीचर ने पढ़ाया तो उसका 70% रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं 30% आपके सामने एक पेरेंट्स का भी रोल होता है। कभी भी देखना, जिनके माता पिता अच्छे पढ़े लिखे हैं और घर पर आकर जिनके बच्चे पर ध्यान दिया जाता, उनके बच्चे हमेशा इंटेलिजेंट मिलेंगे। ये सुना होगा आपने कि भाई घर आके तो मारला बालक है, थोड़ी घूमली पहले बैठा के पढ़ाओ, हमें होमवर्क कराओ पहले, उनके बच्चे हमेशा इंटेलिजेंट हैं। साथ के साथ अगर जिस स्कूल के अंदर, खास करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लोकतांत्रिक परंपराओं में हर व्यक्ति को अधिकार है सवाल उठाने का। तो आप भी क्या कर सकते हो, उन अधिकारियों से या फिर आपके सामने जो टीचर से आपके सामने क्या करना चाहिए, उनको सहयोग भी करना चाहिए। कमी निकालने को नहीं, सहयोग भी करो, और अगर कहीं पर कमियां है तो उनको अवगत कराना भी जरूरी होता है। समझ में आ गया? तो पूरे समुदाय और माता पिता सबकी भागीदारी है, क्योंकि बच्चा सिर्फ शिक्षकों से, स्कूल से नहीं, बल्कि समाज और माता पिता से भी बहुत सी चीजें समझता है। विशेष सहायता, क्यों स्कूल में चोरी कराना तो कोई कौन सिखावे,
समझ में आया? किसी को मारपीट करना कोई नहीं सिखाता है। कहां से सीखते हैं? समाज और माता पिता से वो लगभग होना थे। माता पिता भाई चोरी करना तो कोई कौन सिखावे, लेकिन समाज हो गया आपके सामने। और बहुत सी ऐसी बुराइयां होती हैं जो छात्र कहां से सीखता है? अपने साथ वालों से, आपके सामने माता पिता से या समुदाय से सीखता है। तो आपको ना बच्चों को अवगत कराना उन सब चीजों के बारे में कि आप इस उम्र में आओगे तो आपके सामने ये समस्याएं होंगी, आपको उनको उनसे कैसे टैकल करना है, इस प्रकार की आपको शिक्षा देनी भी जरूरी होती है। भी समावेशी शिक्षा का हिस्सा है, जीवन के बारे में ज्ञान देना। मैं तो इंस्टाग्राम पर गणाई ले ली आजकल आला बालक विशेष सहायता, लेकिन आप शिक्षक हो तो आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए क्योंकि आपसे ज्यादा सीखते हो। आवश्यकता अनुसार बच्चों को सहायक उपकरण जैसे ब्रेन लिपि, व्हील चेयर और विशेष शिक्षकों की सहायता प्रदान करना भी जरूरी होता है। क्या होता है? बच्चे होते हैं ना, बच्चे सहायक उपकरणों को, जैसे कोई विशिष्ट बच्चा है देख नहीं पाता, ब्रेल लिपि का उपयोग करके पढ़ो, है ना। उसके भाई पैरों में अगर विसंगतियां है तो आप व्हील चेयर का प्रयोग करो। स्कूल का निर्माण ही ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उस पर आराम से चढ़ सके, विशिष्ट योग्यता वाला। तो यही आपके सामने ब्रेल लिपि व व्हील चेयर जैसी आपके सामने सहायता भी मिलनी चाहिए। समकालीन प्रासंगिकता, आज के वैश्विक और विविध समाज में सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक होते हैं। पहला होता है सामाजिक न्याय। वर्तमान में सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर वैश्विक जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा को अस्वीकृति न करने का सिद्धांत इस शिक्षा में सबसे बड़ा कदम है। समावेशी शिक्षा को अस्वीकृति न करने का सिद्धांत भी इस दिशा में आपके सामने बड़ा योगदान है। मतलब सामाजिक न्याय का अर्थ यही है, अगर आप बच्चे को अगर इस प्रकार का ज्ञान दोगे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक रूप से अगर वो भेदभाव करना भूल जाएंगे तो समाज में सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिलेगा और सामाजिक न्याय अपने आप ही हो जाता है। समावेशी समाज का निर्माण, यदि कक्षाएं समावेशी नहीं होंगी तो हम भविष्य में एक समावेशी समाज की संकल्पना नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर कोई भी देश का भविष्य उनकी कक्षाओं से निर्मित होता है, शिक्षक उसका निर्माता होता है, तो आपके सामने अगर स्कूलों में भेदभाव सिखा दिया जा रहा है बच्चों को, तो क्या समाज वैसा बनेगा? क्यों? समाज में कोई अलग से लोग थोड़ी आते हैं भाई। आज अगर आप के सामने अगर अपन बात करें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है, क्रिमिनल बहुत ही, नेता कुछ कने कुनी, अफसर है ना वह निरा पिसा कहीं तो अफसर कठिन आया, अपने समाज से ही आए हैं। समाज कहां से? हमारे लोगों से बनता है। तो आप जो शिक्षा दे रहे हो बच्चों को वो इतनी होनी चाहिए कि उन सब बच्चों को जो अपना समाज है उसके अंदर वो भेदभाव और बुराइयों को अगर छोड़ सकते हैं, अगर आप उन्हें छुटा पाते हो तो समाज भी बेहतर बनता है। समाज में भाई अपने आप जो बच्चों को निर्माण, बच्चों को आप पढ़ाकर आगे भेजोगे, आने वाले भविष्य में वही समाज का निर्माण करेंगे। समावेशी विश्व में बढ़ते हुए ध्रुवीकरण को रोकने के लिए बचपन से ही विविधता का सम्मान करना सीखना अनिवार्य होता है। क्या होता है आज के समय में? ध्रुवीकरण क्या हो रहा है? मतलब लोग एक विचारधारा के प्रति कट्टरता है। कोई धार्मिक विचारधारा पकड़ ली, बोले मैं तो और धर्म का आदमी हूं, बोले दूसरा तो मानने भी नहीं। ये देखने को मिल रहा है आज के समय में। मैं तो इस जाति का हूं, इसके अलावा और कोई जातियों को मैं मानता नहीं हूं, मेरा सामाजिक पहचान है, मैं तो इसी को मानता हूं और सबको दरकिनार करता हूं। इसी को ध्रुवीकरण के नाम से जाना जाता है। आप पढ़ लिया, समझदार घना होगा, लेकिन बात जो जिद्दी प्रणाली बात है, जो मतलब जो एक कम पढ़े लिखे वाले लोगों की बात होती है उसका अपन शिकार होते हैं। और सोशल मीडिया होती है ना, ये हमारे दिमाग से खेलती है। अगर आप एक धर्म को मानते हो दूसरे वालों को अगर आपकी विचारधारा थोड़ी सी कट्टरता वाली है तो वो उसको और पोषित करेगा, वो आपको ऐसा ही कंटेंट देगा कि आपकी विचारधारा और पोषित हो। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो आपको भी बचना है और आपने बच्चे जिनको पढ़ा रहे हैं उनको भी समझाना है कि समाज में जब अगर समाज अगर ऐसे रहेगा ना, ऐसे तब काम नहीं चलेगा। समाज का ऐसा रहना जरूरी है। और अलग धर्म के भी लोग होते हैं, जैसे आपकी भावनाएं हैं वैसी उनकी भावनाएं हैं, समझ में आ गया? जैसे आपके कुछ कर्म है वैसे उनके कर्म, बस अलगाव है उनमें, थोड़ा बहुत भेदभाव है उनमें। और एक बात समाज को, बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है आपको कि इस दुनिया की खूबसूरती क्या है कि विविधताएं हैं। यहाँ पर क्या है? विविधताएं हैं। मतलब एक नीम है, नीम का पेड़ों का 10 प्रजाति ही, एक आम भी 10 प्रकार को मिला है। एक आदमी का शकल जाए, कोई शकल को आदमी को मिला तो एक जाए कि विचारधारा का लोका मिलेगा। समझ में आ गया आपको? तो ये विविधताएं तो इस पृथ्वी की खूबसूरती, इस दुनिया की खूबसूरती है। आप इस विविधता को स्वीकारिए, ना कि इसकी कट्टरता के पीछे भागिए। अगर आप विविधता को स्वीकारना सिखा देते हो बच्चों को तो समावेशी शिक्षा वो सफल हो जाती है और उसे एक समावेशी समाज का निर्माण होता है। आर्थिक उत्पादकता, जब हम विशेष बच्चों को समावेशी शिक्षा देते हैं
तो हम उन्हें बोझ बनाने के बजाय मानव पूंजी बना देते हैं। अब समावेशी शिक्षा यही है कि आपके सामने भाई उसका है कि कोई बच्चों है जिन भाई समाज में, मैं समझाता हूं आपको, अच्छा उदाहरण दूंगा आपको कि आपको एक बच्चा था, पढ़ाई लिखाई में आपके सामने हो सकता है कम ज्ञान था, नए जीवन में उतना बेहतर बन पाया, आपके सामने नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा है, मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा है ना, लेकिन समाज में सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है, समाज में उसका अच्छा नाम है ना। एक दूसरा बच्चा है पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट, लाखों बढ़िया पोस्ट पे, लेकिन काम कैसे है उसके, धार्मिक कट्टरता फैलाना, समाज में किसी के साथ उसकी बनती नहीं है ना, एक समाज की बुराई करना, खुद को आगे बढ़ना, अहम की भावना रखना, जीवन में अच्छे सफल है एक दृष्टिकोण से प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं। समाज के अंदर क्या वो लोगों की कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो मानव पूंजी नहीं है, वो भी एक बोझ है देश के लिए। क्यों, ऐसी कट्टरता की विचारधारा कहीं ना कहीं समाज में एक दिन दंगे फसाद गलत काम करवाते हैं, गलत विचारधाराओं से गलत काम होते हैं। तो इसी प्रकार से आप बच्चों को शिक्षा भी दो और उनको नैतिकता और संस्कार भी सिखाओ, ताकि वो कौशल भी सिखाओ, ताकि वो मानव पूंजी के रूप में निर्मित हो, ना कि देश में बोझ के रूप में। तकनीक के इस युग में विशेष रूप से आप बच्चों को सॉफ्टवेयर और एआई ने समावेशी शिक्षा के सिद्धांत लागू करना पहले से कहीं अधिक सुलभ और प्रासंगिक बना दिया। आज के समय एआई का जमाना है, आज के समय आप सॉफ्टवेयर का जमाना है, आपने ऑनलाइन क्लासेस लगा दी, आपने कोई बच्चों को वीडियो चलाकर दिखाया, आपका पढ़ाने का तरीका इतना बेहतर हो सकता है कि आज के समय तो हर चीज आसान ही है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समावेशी शिक्षा पर मैंने पूरा समावेश करके दिया है, कोई पॉइंट ऐसा बाकी नहीं दिया, थोड़ा बहुत ज्ञान भी दिया। भाई कोशिश करना कि अपने जीवन में लागू करना। क्या तो शिक्षक बनोगे नहीं, इतनी पोस्ट है, बनो तो एक बेहतर शिक्षक बना के दिखाना, क्योंकि आप पूंजी हो, आप उस पूंजी को निर्माता करने वाले हो, है ना। तो अच्छे से निर्माण करना, सही पूंजी को निर्माण करना बहुत जरूरी हुआ है। राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 की समावेशी शिक्षा में भूमिका का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 की समावेशी शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 क्या है? भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी को समाज की मुख्य धारा में समान अवसर प्रदान करने का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब क्या है, सरकार एक नियम लेकर आई, राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006। इसमें क्या है, समाज के अंदर जो विकलांग लोग हैं भाई, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, तो उनको समाज में बराबरी का हिस्सा मिल सके, वो समाज में मिलजुल कर रह सके, इसके लिए सरकार एक राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 के अंदर लेकर आई। यह नीति इस विचार पर आधारित होती है कि विकलांग व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक बहुमूल्य मानव पूंजी है। अब तक लोग बहुत समझते थे भाई, किसी के घर में अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको घर वालों को लगता है कि भाई अभी जीवन में क्या कर पाएगा, लेकिन सरकार ने क्या कहा इस नीति के तहत कि वो बोझ के बजाय मानव पूंजी है। क्या है, एक मानव पूंजी के रूप में है। कैसे है, और उन्हें भी सामाजिक जीवन जीने का या सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। क्या है, एक अच्छा जीवन जीने का उनको भी अधिकार है। भाई उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? शिक्षा तक पहुंच। इस नीति ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब जो समावेशी शिक्षा ने यह सुनिश्चित करने का काम किया, अगर कोई विकलांग बच्चा है तो सामान्य बच्चे को 14 साल तक मुक्त शिक्षा मिलेगी, लेकिन विकलांग बच्चे को 18 साल तक 4 साल एडिशनल फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया। किसके अंदर? राष्ट्रीय विकलांग नीति के अंदर। अंतर समझ में आ गया? सामान्य बच्चे को 14 साल तक अधिकार है और विकलांग बच्चे को 18 साल तक का कुछ एक्स्ट्रा छूट दी गई। उन्होंने सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए अधिक स्वागत योग्य बनाने का जोर दिया। क्या किया गया? आप रैंप देखते होंगे हर जगह, सरकार ने, चाहे सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी है, सब पर बिल्डिंगों में रैंप बनाना अनिवार्य कर दिया, ताकि भाई कम से कम अंदर तो जा सके। कोई भी विकलांग व्यक्ति है, सीढ़ियों से कैसे चढ़ पाएगा? तो रैंप बनाए गए ताकि व्यक्ति ऊपर चढ़ सके। अलग से उनके लिए बच्चे नहीं है, अगर मान लो बच्चे हैं तो उनके लिए उसी प्रकार की एजुकेशन देने की बात की गई। उसी प्रकार की जो टीचर्स हैं उनको इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई कि वो उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। कैसे वो बच्चों को बराबरी का हिस्सा, खुद को समाज में बराबर का हिस्सा माने, इसके लिए उनको और ज्यादा ज्ञान देने पर कोशिश दी गई। बाधा मुक्त वातावरण नीति ने स्कूलों को बुनियादी ढांचे में सुधार करने का आह्वान दिया गया, जिसमें रैंप, सुलभ शौचालय और विशेष लिफ्ट के निर्माण शामिल है। सरकार ने क्या कहा? आप बच्चों को क्या करो? बुनियादी ढांचा बेहतर करो।
अपना बुनियादी ढांचा बेहतर करो ताकि क्या हो सके भाई, रैंप मिल सके। ऐसे वो चढ़ने के सीट जो सीधी सीधी होते हैं ना, अपन जब आप फिसल कर जाते हो जिन पे, ऐसे छोटे छोटे बक्से होते हैं ताकि आपको व्हील चेयर वो आसानी से चढ़ सके। सुलभ शौचालय और विशेष लिफ्ट जिसके अंदर विकलांग बच्चे आ जा सके, उस प्रकार की आपके सामने जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण कर सके, ताकि भौतिक बाधाएं नहीं है। कम से कम बच्चे को ऐसा तो नहीं लगे कि भाई वो बाहर खड़ा है सीढ़ियों में, ऐसे देख रहा है कि काश मेरे भी आपके सामने अगर मैं भी सही होता तो सीढ़ियों से आप भागकर चला चढ़ जाता। समझना, इस प्रकार की फीलिंग उसको नहीं आनी चाहिए। सहायक उपकरण और सामग्री नीति के तहत विकलांग बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, सुनने की हेयरिंग मशीन और विशेष सॉफ्टवेयर सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की बात की गई। क्या किया गया भाई आपके सामने, इस जो विकलांग नीति उसके अंदर कोई विकलांग बच्चा है उसको ब्रेल लिपि के तहत क्या किया जाए, आपके सामने पढ़ाया जाए, सुनने के लिए हेयरिंग मशीन दी जाए और विशेष सॉफ्टवेयर जैसे उपकरण वो उपलब्ध क्या करवाए जाए, जिससे क्या हो सके भाई आपके सामने उस बच्चे को पढ़ने में कोई बाधा नहीं आए, वो आराम से आपके सामने पढ़ सके। समझ में आ गया आपको अच्छे से हर चीज। अगले वाला पॉइंट है शिक्षण परीक्षण। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सामान्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे CWSN की मनोवैज्ञानिकता और शैक्षणिक जरूरतों को समझने हेतु परीक्षण करने पर बल दिया गया। मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर बना देने से, ढांचा बना देने से आपके सामने कुछ नहीं होता है। आपको बच्चों को शिक्षा देने का तरीका भी ऐसा अपनाना पड़ेगा कि विकलांग बच्चा और सामान्य बच्चा आपके सामने क्या है, आराम से पढ़ सके। तो उन बच्चों की कैसी जो टीचर होते हैं उनको इतना ज्ञान दिया गया कि उन बच्चों की वैज्ञानिक मांग क्या होती है, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक जरूरत क्या होती है, दोनों को समझने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए आपके सामने बल दिया गया। निष्कर्ष की बात करें, 2006 की नीति केवल एक दिशा निर्देश ही नहीं थी बल्कि भविष्य के कानून जैसे RPWD अधिनियम 2016 के लिए भी मजबूत आपके सामने नींव रखी गई। उसके बाद में इसमें बदलाव किए गए, RPWD अधिनियम 2016 लाया गया जो भी विकलांगों से संबंधित था, जिसमें आपके सामने जो कमियां रह गई थी जो राष्ट्रीय विकलांगता नीति के तहत, उसमें आपके सामने जो बदलाव है जरूरतों को उसमें ऐड किया गया। इसमें विकलांगता को चिकित्सा समस्या मानने के बजाय मानव अधिकार मुद्दे के रूप में देखा गया कि बायोलॉजिकल डिसऑर्डर ही नहीं माना जाए बल्कि एक ह्यूमैनियन राइट माना जाना चाहिए। एक समाज का हिस्सा होते हैं ये लोग भी, कमियां नहीं है, समाज के लिए पूंजी के रूप में इस रूप पर आपके सामने दिया जाना चाहिए, ये संदेश दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई सरकार अगर काम करती है अच्छे से तो आगे आने वाले जो लोग होते हैं उनको भी इससे काफी ज्यादा क्या है, बच्चों को भी मदद मिलती है, समाज की भी सोच बदलती है। तो सरकार के हाथों में सब कुछ होता है। अगले वाला पॉइंट आता है सर्व शिक्षा अभियान 2002, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अधिकार 2009 में समावेशी शिक्षा में क्या योगदान है। भारत में समावेशी शिक्षा को धरातल पर उतारने के लिए सर्व शिक्षा अभियान SSA और शिक्षा का अधिकार RTI की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर अपन बात करें भारत में समावेशी शिक्षा को धरातल पे उतारने के लिए दो अभियानों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, सर्व शिक्षा अभियान और आपके सामने शिक्षा का RT का अधिनियम, दोनों की बहुत बड़ा योगदान है। पहला पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान 2002 का योगदान। SSA का सर्व शिक्षा अभियान का नारा था सब पढ़े सब बढ़े। क्या नारा था कि सभी के सभी बच्चे पढ़ेंगे तभी सब के सब बच्चे आपके सामने बढ़ेंगे। क्यों? शिक्षा वो सबसे जरूरी पहलू होता है जो किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चे को या कोई भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। भाई आज थे जीवन में पूरे खड़िया हो, BEd कर रहा हो, कहीं कर रहे हो क्योंकि भाई थन कटे थे पहले थे एजुकेशन पूरी करी होगी, आज भी थे कटे नौकरी मांगना जाओ, अगर थारे अंदर स्किल भी है, शिक्षा के साथ स्किल भी है तो थे कटे भी अच्छे खासा 20-30 हजार रुपए की जॉब कर सको, प्राइवेट में गवर्नमेंट में और भी ज्यादा कर सको, और एक बार में लाखपति तो कौन बना दो, धीरे धीरे लाख तक भी पूछ जाओ, अच्छा इनकम कमा सकते हो। कैसे? शिक्षा के आधार पे। और शिक्षा जरूरी को नहीं किताबी ज्ञान की शिक्षा वह है, अगर थाने कंप्यूटर पे बढ़िया एक्सेल शीट पर काम करना हो भी शिक्षा है, AI सब बढ़िया वीडियो बना रहे हो भी शिक्षा है। कोई बाहर ने आपका सामने कोई अगर थारी मोटरसाइकिल खराब होगी, कोई मिस्त्री है वो भी उन भी ज्ञान है, वो भी शिक्षा है। जो घर था मकान बना के कोई वह भी शिक्षा है। समझ में आ गई? तो वो कौशल बोला जाता है, उनको कौशल शिक्षा होती है, लेकिन होती वो भी शिक्षा है। शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी शिक्षा होती है। और भाई शिक्षा होना, अगर आप शिक्षित हो तभी जीवन में आप कुछ कर पाओगे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच में, काम करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे सुनने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के तहत अपनाया गया, अर्थात किसी भी बच्चे की क्षमताओं के आधार पर प्रवेश में
मना नहीं किया जा सकता है। पॉइंट मैंने पहले समझा दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कोई भी मौलिक अधिकारों के जितने मिले हैं उनके आधार पे आप कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए घर पे आधारित शिक्षा, हाउस बेस्ड एजुकेशन और संसाधन केंद्रों की भी स्थापना की गई। ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल डिसेबल है, बिल्कुल भी बाहर जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, उसको इस प्रकार की एजुकेशन दी जाए कि वो घर पर चीजों को सीख सके, घर पर उसको पढ़ाया जा सके। संसाधन केंद्रों का निर्माण किया गया, भाई ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों को वहीं पर रहकर आपके सामने पढ़ाई करवाई जा सके। उसमें विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों को बड़े पैमाने पर ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का प्रयोजन किया गया। इसमें क्या किया गया भाई, शिक्षकों को स्पेशल रूप से आपके सामने नियुक्ति दी गई और उनके लिए उसी प्रकार का कैसे बच्चों को पढ़ाना उनके बारे में उनको शिक्षित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, क्या कहता है भाई, आरटीआई अधिनियम 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना देने की बात करता है। क्या कहता है आरटीआई एक्ट, यही कहता है अगर 6 से 14 साल का कोई बच्चा है उसको शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21A के अंदर आपके सामने ये बात जोड़ी गई है। समझ में आ गई। अगर आप नहीं दे, सरकार को सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि बच्चे को शिक्षा मिले और पेरेंट्स को भी करवाना अनिवार्य। अगर वो ऐसा नहीं कराते तो कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में भी आता है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कुछ विशेष योगदान होते हैं। भाई आपके सामने क्या प्रमुख रूप से प्रावधान किए गए सरकार की तरफ से समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए। अनिवार्य प्रवेश, निजी स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों के लिए 25% तक सीट को आरक्षित करने का मार्ग प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया, अगर प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में तो सबको फ्री पढ़ाया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड से आता है या फिजिकली डिसेबल है तो उस बच्चे के लिए कम से कम 25 सीटें, कितनी सीटें, कम से कम 25%, मतलब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 25 बच्चे आपके सामने वीकर बैकग्राउंड से विकलांग बच्चे हैं तो आप उनको एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकते। एहतियात कौन थे, पकड़ पकड़ के ले आओगा, लेकिन अगर वो एडमिशन कराने आए तो मना नहीं कर सकते आप। 25% तो आपको बच्चे रखने पड़ेंगे। विशेष प्रावधान, अधिनियम में संशोधन ने गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को घर पे शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया। पहले वाले में कमियां थी, ये पहले वाला जो नियम था उसमें कमी थी कि ऐसा बच्चा जो स्कूल तक पहुंच ही नहीं सकता, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए घर पे शिक्षा देने का काम करो। कुछ ऐसे आपके सामने सॉफ्टवेयर बनाओ या कुछ आपके सामने टीचर्स घर पे जाएं, कुछ ऐसा कार्यक्रम आपके सामने बनाया जाए कि बच्चे आपके सामने क्या घर पर जाकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। दंड पर रोक, इसमें विशेष रूप से बच्चों को किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक भेदभाव को कानूनी रूप से प्रतिबंध किया गया। क्या किया गया, अगर कोई बच्चा है, अगर उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं करना, आपको मेंटली टॉर्चर अगर आप कभी भी नहीं करोगे, ऐसा करते हो तो कानूनी रूप से आपको प्रतिबंधित किया गया है और नियम कायदों के आधार पर भी आपको प्रतिबंधित किया गया है। मूल्यांकन, जहां पर सर्व शिक्षा अभियान ने बुनियादी ढांचे को तैयार किया, वहीं आरटीआई ने इसको कानूनी मान्यता दी। मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान ने क्या किया गया, स्कूलों को ये सुनिश्चित करने की बात की गई कि आपको इस तरीके से बच्चों को क्या करना है, पढ़ाई करवानी है, समावेशी शिक्षा कैसे करानी है, विकलांगता का कैसे ध्यान करना है, उसका बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम किया। वही जो आरटीआई का एक्ट है, इसने क्या किया, कानूनी रूप से अनिवार्यता दी, कानूनी रूप से उसको लागू करने का काम किया। इन दोनों पहलुओं ने मिलकर भारत में प्राथमिक स्कूलों में विकलांग बच्चों के नामांकन अनुपात को बढ़ाने का काम किया है। क्यों, अब बच्चों को ऐसे लगने लग गया कि भाई आपके सामने अब आपकी भी थोड़ी बहुत क्या होने लगे, रेस्पेक्ट मिलने लगे, आपके लिए भी शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। आपके सामने यूनिट नंबर 3 में आ गया अपन, असाधारण अपवादात्मक बालक को परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब असाधारण बालक कौन होता है उसके बारे में बताना है और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। असाधारण व अपवादात्मक बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी होते हैं जो अपनी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य रहते हुए भी सामान्य बालकों से इतने भिन्न होते हैं कि उनके क्षमताओं का पूर्ण विकास करने के विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की जरूरत होते हैं। मतलब आप में से काफी बच्चों ऐसे देखेंगे जो भाई जिनको आपने अगर एक बात बताई तो वो आपके सामने एक प्रश्न दिया तुरंत सोल्व कर दिया, फिर अगले वाला पूछेंगे उसको बता दोगे वो अगले वाला तुरंत सीख लेते हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं आपके सामने जिन बच्चों को आप बताते रहोगे तो वो बहुत समय लगता है उनको सीखने में। ऐसे कौन से, मानसिक रूप से
काफी बच्चे भाई आपके सामने ऐसे होते हैं दुबले पतले से एकदम, है ना, और काफी बच्चे एकदम हट्टे कट्टे, कोई भी बात बताओ खेल में सबसे आगे मिलेंगे आपको, है ना, हर चीज में आपको बेहतर मिलेंगे मानसिक शारीरिक रूप से, है ना। अब अगर जो भाई जो शारीरिक रूप से काफी बच्चे खुद को कमजोर महसूस करते हैं, नहीं करते हैं आपके सामने खेल कूद में, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बाहर आपके सामने जिनको जाना नहीं पसंद होता है, ये भी योग्यता में अंतर है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कितना ही डरा लो कितना ही धमका लो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, और काफी बच्चों को दो बात कर दो दोनों तरफ से आंसू आने लग जाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि में थोड़ा क्या है अंतर है। सामाजिक, काफी बच्चे क्या आपके सामने घर पर रहना पसंद करते हैं, काफी बच्चे समाज में बाहर जाना पसंद करते हैं। तो यही जो बच्चे होते हैं जिनमें शारीरिक मानसिक संवेगात्मक और सामाजिक रूप से आपके सामने जो बच्चों में जो आपके सामने इतनी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, है ना, आपके सामने इन सभी भिन्नताओं को आपको साथ लेकर चलना है, और बच्चे को इतना आपके सामने क्या करना है, कॉन्फिडेंस देना है कि वो बच्चा क्या कर सके भाई आपके सामने अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके और अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दे सके। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रॉक और करोक के अनुसार असाधारण शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो औसत बालक से मानसिक शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं की सीमा तक विचलित होते हैं। मतलब आपके सामने क्या है, सामान्य बच्चा वहां लगभग समझ में आइए। आगे आपन को बता दिया तो याद हो जाता, न बताया तो आपने तो पल्ले पड़े ऐत को नहीं। समझ में आ गई। काफी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, काफी बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, तो जिनका क्या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत कम इंटेलिजेंट है, क्या तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव है क्या बहुत कम फिजिकल एक्टिव है, क्या बहुत ज्यादा सामाजिक रूप से इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है सॉरी, और काफी ज्यादा सोशली इंक्लूसिव है। क्या आपके सामने इमोशनली इंटेलिजेंस उसकी मजबूत है क्या एकदम कम है। तो जिनका जो वेरिएंस देखने को मिलता है ना आपके सामने, जो ग्राफ में अगर आप देखते हो जो विचलन देखने को मिलता है, जो वेरिएंस देखने को मिलता है, अगर वो जो सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट की जो आपके सामने एक जो क्राइटेरिया होता है उससे काफी डिफरेंस होता है, तो उन सब बच्चों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक विशेष योग्यताओं वाले बच्चों के रूप में उसको शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के बच्चों को आप क्या करते हो, असाधारण बालकों के लिए आपको क्या करना होता है, बौद्धिक रूप से असाधारण। बौद्धिक रूप से आपके सामने असाधारण बच्चे होते हैं। पहला होता है प्रतिभाशाली बच्चा, गिफ्टेड बच्चा, जिनकी बुद्धि लब्धि आपके सामने 140 से होती है। भाई जन को इंटेलिजेंस एकदम आया कोई बताओ प्रश्न सीधो बता दियो उत्तर, है ना। काफी बच्चों को देखते हो टीवी पर आते हैं आपके सामने कुछ पूछ लो सबके उत्तर पता उनको, तो भाई उनको आईक्यू है गणो जोर को, है ना। जिनका आईक्यू 140 से ज्यादा होता है वो होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट। और अगले कौन होते हैं, मेंटली रिटार्डेड, मतलब जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही कम होती है। मतलब ऐसे बच्चे जिनको आपने पसंद, आप ना कक्षा में पढ़ाओगे तब आपको पता भी चल जाएगा। ये छोटी कक्षा में होगे ना, बड़े बच्चों में नहीं पता चलेगा। क्यों, बड़े बच्चों में तो बच्चे क्या रहते हैं खुद से भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब छोटा बच्चे होते हैं ना, जैसे LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड में होंगे ना, तब आप देखना काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको तुरंत समझ में आ जाएगा, और काफी बच्चे आपके सामने कोशिश करेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा उनको। तो उनकी क्या आपके सामने है, अपने स्कूलों में ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे जो बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड है, वो भी एवरेज के थोड़े से बिलो में मिलते हैं आपको। लेकिन आप मान लो कि जिनकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी कम होती है। हाँ ऐसा नहीं, अब देखो क्या फर्क है, आप ना एक तो जो ज्यादा आपसे सवाल पूछ रहा है जो बच्चा, आप उसको भी डिमीन नहीं करोगे, डिमोरलाइज नहीं करोगे कि ये कहकर कि भाई तू तो सदा ही सवाल पूछता रहा, और कक्षा कौन पढ़ाओगे और क्लास में पढ़ाना काम कौन के मेरे ऐ की बात भी गुण कर सको थे। और जो बच्चा बेचारा कम समझ पा रहा था तो उसको नहीं, उसको कोने में बैठा दिया, पढ़ाए तो ठीक है ना पढ़ाए ठीक है, बनने की मतलब मैं तो तनख्वाह मिल रही। ऐसी सोचनी होनी चाहिए, आपको दोनों को बराबर लेकर पढ़ाना है ना, कोशिश करनी है आपको दोनों बच्चों को साथ लेकर चल सके। क्यों, अब तो सिलेबस का भी इतना बर्डन नहीं रहा है, अब तो सिलेबस भी काफी धीरे धीरे कम किया जा रहा है वक्त के साथ। शारीरिक रूप से असाधारणता, इसमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और वाक बाधित, मतलब कोई किसी बच्चे को सुनता नहीं है, कोई देख नहीं सकता है, कोई आपके सामने अपंग है, तो इस प्रकार के बच्चों को आपको विशेष ध्यान रखना है। सीखने में अवसर, लर्निंग डिसेबल, वे बालक जो सामान्य बुद्धि के होते हुए पढ़ने लिखने या गणित की में कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब ये सामान्य बच्चे लेकिन पढ़ने में कमजोर हो सकते हैं, लिखने में कमजोर हो सकते हैं, या आपके सामने गणित में कमजोर हो सकते हैं। और जो ये डिसलेक्सिया डिसग्राफिया, ये इतनी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं बच्चों में, लिख रहा हूं C-TET में 2 नंबर, C-TET में 2-3 नंबर, रीट की चाहे मेंस के एग्जाम हो चाहे प्री के एग्जाम हो, लगभग 3 से 4 नंबर था दिवा के जाए। रेटिलियो बीमारियां का नाम समझ में आ गई। आपको बीएड के जो नोट्स हैं उनमें इन पे विशेष रूप से जोर देकर पढ़ लेना। डिस्ग्राफिया जो आपके सामने लिखने में जो अच्छे नहीं होते हैं, जो
डिसलेक्सिया आपके सामने जिनको गणित वगैरह नहीं समझ में आती उनके लिए अगर कोई गलत हो तो मेरे को बता देना भाई कमेंट बॉक्स में। और जितनी बीमारी होती है आपको याद, आप सारी सारी बता दो। प्री और मेंस दोनों में बता रहा हूँ, रीट में 2 से 3% यही से आते हैं। संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विचलित बच्चे, अपराधी बालक या वे जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने कोई बात बोल दी तुरंत लाल ताता होगा, एकदम गुस्सा आ गो, अब भी मारना खड़े हो जा। काफी बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता, कह दिया वो आपके सामने ऐसे ऐसे मजाक करके चला गया। काफी बच्चे आपके सामने क्या होते हैं, बहुत तेज गुस्सा आता है, तुरंत रोने लग जाते हैं, है ना, और या फिर आपके सामने एकदम जिनके इमोशनल बिगड़ जाते हैं, है ना। तो इस पर वो उनकी खूबी नहीं है। आपको भी देख लो, अगर आपको तुरंत गुस्सा आ रहा है ना, छोटी सी बात करते हैं आप विचलित हो जाते हो, अगर आपको भी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तो ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। काफी बच्चों को कहते हो मन तो बहुत जोर को गुस्सा हुआ है, तो आपको भलाई की बात थोड़ी है, इमोशन पर कंट्रोल करनी। छोटे बच्चों को तो आप नहीं समझा सकते, लेकिन अब थे तो पूरा बड़ होगा, अब तो हम तो सीखनी चाहिए चीज इमोशन पर कंट्रोल करना। तो सबसे पहले तो थे जो टीचर बनोगा ना, थारा अंदर ये गुण होना चाहिए कि चाहे मुश्किल सिचुएशन आए चाहे टफ सिचुएशन आए, दोनों एक ही है। चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, आपको गुस्से पर आपकी जितनी भी जो कमी होती है संवेगात्मक रूप से, उन पर आपको कंट्रोल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा भाई आपके सामने बार बार शैतानी करना है, आपने उसको पकड़ के दो लगा दी, कहीं पर लग गई शरीर पे, हो गया आपका तो नुकसान। तो इसी तरीके से आप खुद पर कंट्रोल करोगे तभी बच्चों पर भी नियंत्रण कर पाओगे। तो इसी प्रकार के जो बच्चे थोड़ा मानसिक रूप से संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, वही अक्सर क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति में भी चले जाते हैं, समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों को आप स्कूल से समझाना शुरू करो कि भाई बच्चे तुमको गुस्सा ज्यादा आता है, उसको नियंत्रण करने के लिए तुम मेडिटेशन कर सकते हो, स्पोर्ट्स में रनिंग करो ताकि आपके सामने के आपके इमोशंस कंट्रोल हो, फिजिकल एक्टिविटी कराओ, उस बच्चे को समझाओ कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आ गया? लेकिन एक लिए पहले थारला गुस्सा पर भी कंट्रोल होना जरूरी है। कहते थे ज्ञान दो देश भर को और काम करो को नहीं 2%, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सृजनात्मक बच्चा, क्रिएटिव, ये जो लेख से हटकर सोचते हैं और नई वस्तुओं के निर्माण में क्षमता रखते हैं। आपने कक्षा में एक आध बच्चा ऐसा ही देखा होगा, है ना, जो पढ़ाई लिखाई में कैसा उसको मतलब नहीं है, लेकिन कभी देखना आपके सामने कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करता रहेगा। छोटी कक्षा में एरोप्लेन सब बनानी सीखोगे, समझ में आ गई, कोई बल्ब खराब हो गो मैं सही करूंगा। सबसे पहले कोई भी चीज हो गई उसमें जो क्रिएटिव काम होता है ना, पेंटिंग सबसे अच्छी बनेगा, सिंगिंग करेगा, है ना, आपके सामने और कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लेगा, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। तो ऐसे बच्चे क्रिएटिव श्रेणी में आते हैं जिनके अंदर थिंकिंग कुछ अलग डेवलप करने की जरूरी होती है, और ऐसे बच्चों को आपको बिल्कुल सपोर्ट करना। उनको समझ में आ गया? चित्रकारी में अच्छा, तो ये कोई नहीं कि चित्रकारी को क्या भविष्य है। आज के दिन सोशल मीडिया पे हर स्कोप खुला हुआ है, बस बच्चे को आपको मोटिवेट करके रखना है। पेंटिंग में अच्छा तो उसको और मेहनत कराओ पेंटिंग में, चाहे स्पेशल क्लास है, चाहे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लाकर दो आप, लेकिन उसको और मोटिवेट करो। सिंगिंग में अच्छा है तो उसको और अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो और इनहेंस हो सके और आपके सामने करियर ग्रोथ। आज के समय हर चीज में कितना अच्छा करियर हो सकता है, पढ़ाई में जरूरी थोड़ी है, और भी टीचर और भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। तो आप बच्चों को इतना मोटिवेटेड जरूर रखो ताकि आपके सामने क्या हो सके, वो क्रिएटिव रूप से भी मजबूत हो सके। असाधारण बालकों के लिए समझना इसलिए आवश्यक है ताकि शिक्षा को सामर्थ्य और अनुरूप लचीला बना सके। भाई आपको ये समझ अभी से देखो, अभी से अगर आपको पता चल गया ना कि एक बच्चा है ना, आपकी कक्षा में एक बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक आपकी कक्षा में ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ाई में उसको इतनी समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप क्या है, ऐसा कभी इस थिंकिंग के साथ कभी नहीं जाओगे कि मैं सबको बराबर बना दूंगा आपके सामने, सभी मैं एक बार में बताऊंगा सब समझ जाएंगे। आपको अभी से चीजें समझ में आने लग बीएड में आपको समझ में आने लग जाएंगे चीजें कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलना कैसे है, इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें आपको पीछे सीखना होती हैं, है ना। और बच्चों को एजुकेशन तो दो ही दो, साथ के साथ बीच में आपके सामने बच्चों को अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में भी महीने में एक आध क्लास ले सकते हो। बच्चों की सोशली कैसे अडेप्ट किया जाता है, काफी बच्चे घर पे रहना पसंद करते हैं, आप उनसे इच्छाएं पूछो क्या आप में से पेंटिंग कौन अच्छा करता है ना, या आपको इवेंट भी करवा सकते हैं इस प्रकार के, ताकि बच्चों की और उपलब्धियां भी निकल कर आ सके। अपने व्यक्तिगत रूप से भी आप प्रयास कर सकते हो, एज ए इंस्टीट्यूट या मतलब संस्थाएं भी अगर आपका सहयोग नहीं करें, आप खुद भी कर सकते हो।
मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शैक्षणिक समस्याओं और उनके समाधानों का विश्लेषण कीजिए। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शैक्षणिक समस्याएं और उनके समाधानों का विश्लेषण करना है। मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को सामान्य शिक्षा में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर बच्चा है तो उसकी जो कक्षा होती है, क्लास होती है, उसमें कई प्रकार की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। किस किस प्रकार की समस्याएं होती है? शैक्षणिक समस्याएं क्या होती है? समायोजन की समस्या। शैक्षणिक अक्षमताओं के कारण वे बालक स्कूल के वातावरण में खेलकूद में सामान्य बच्चों से के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, तो काफी बच्चे आपके सामने स्कूल में जाने से डरते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने अगर कोई कमजोर बच्चा है तो वो तो वैसे डरेगा कि जाने से कि भाई मेरे को टीचर मुझे को डांटेंगे। और इंटेलिजेंट है वो, एजुकेशन में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई एक चीज में कमजोर हो, या फिर आपके सामने अगर आपने उसको कभी डांट दिया, है ना, कि भाई तू तो हर रोज क्लास में एक प्रश्न पूछता रहता है, मैं नहीं बताऊंगा, तो वो नहीं पूछेगा भाई आपके सामने, है ना? या फिर उसके स्कूल के प्रति उसके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। या फिर इमोशनली अगर कोई बच्चा आपके सामने ऐसा है जिनको आपको इतना आपको थोड़ा सा डांट दिया तो उसके मन में बैठ गई, वो तो डरने लगा कि भाई ये टीचर तो, इस टीचर से ना सवाल पूछना है, मेरी नहीं बनती, इस प्रकार की सोच हो गई। तो जो शारीरिक अक्षमता वाले बालक या खास करके इसमें विकलांगता वाले बच्चों की बात हुई है, उनके वातावरण में क्या होता है? भाई आपके सामने कोई बच्चा विकलांग है, दोनों बता दिया मैंने, सामान्य बच्चे में भी कमियां होती है और विकलांग बच्चों में भी अगर आपके सामने कमियां है तो वो तो भाई आपके सामने खेलने जाएगा। अब विकलांग बच्चा भाई सामान्य बच्चों जैसा नहीं खेल पाता है, तो उसको क्या, वो दूर से खड़ा खड़ा होकर देखेगा और उसके अंदर वो हीन भावना होगी। तो आप उसको, उन बच्चों को, सारे बच्चों को इस प्रकार का खेल समायोजित करो कि जहां पर आपके सामने उस बच्चे की वो जो विशिष्ट योग्यता है वो पीछे छूट जाए और वो कर सके। भाई आप हो सकता है चेस खेलना सिखा दो उस बच्चे को, विकलांग बच्चा है, फुटबॉल नहीं खेल सकता, नहीं है, मानो विकलांग बच्चों का भी फुटबॉल होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने पास रिसोर्सेज नहीं, तो चेस खेलना सिखाओ बच्चे को, सीख लेगा और स्कोप है उसमें आप बच्चे के सामने, समझ में आ गया आपके सामने। तो इस प्रकार के स्पोर्ट्स करवा सकते हो उस बच्चे को कि जहां पर आपके सामने उसको वो महसूस ही नहीं हो। और चेस में अगर वो बढ़िया जाएगा तो उसको लगेगा कि मेरे बराबर को चेस नहीं खेल पाता, मैं मेंटली इतना स्ट्रांग, है ना? तो इस प्रकार की छोटी छोटी एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हो। धीमे सीखने की गति, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की एकाग्रता कम होती है जिससे वे पाठ को जल्दी से नहीं समझ पाते। धीमे सीखने की गति, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को एकाग्रता कम होती है जिससे पाठ, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की एकाग्रता क्या होती है आपके सामने कम होती है जिससे वो पाठ को जल्दी नहीं समझ पाते। क्या होते हैं आपके सामने, वो चीजों को जल्दी नहीं समझ पाते। क्यों? कंसंट्रेशन पावर नहीं होता है आपके सामने। देखना, आप कक्षा में बैठे, आप क्लास मेरी देख रहे हो, आपके दिमाग में इंस्टाग्राम की रील चल रही है, मतलब कंसंट्रेशन लूज है बेटा। समझ में आ गई बात? आपके दिमाग में चल रहे हैं कि आपके सामने व्हाट्सएप पे अपने को क्या टेक्स्ट का रिप्लाई करना अगला, तो आपका कंसंट्रेशन कम है। ये कंसंट्रेशन होता है आपका, है ना? लेकिन काफी बच्चों को, छोटे बच्चों को, तीसरी क्लास के बच्चों को थोड़ी पता है इन सब चीजों के बारे में, उसको कंसंट्रेशन क्या, उनका क्या था, नेचुरली बायोलॉजिकली उनका कंसंट्रेशन कम होता है। अब आप तो दुनियादारी की इतनी चीजों में घुस चुके हो, आपका तो कंसंट्रेशन क्या है, नेचुरली नहीं बल्कि मैकेनिकली है। मैकेनिकल मतलब खुद ने बना लिया। भाई आप 10 प्रकार के ऐप को यूज करोगे, 10 प्रकार के सोशल मीडिया पे होगे, 15 प्रकार के झंझटों में उलझे रहोगे, तब तो आपकी कंसंट्रेशन कम होगी भाई, इतनी सब चीजों पर आप ध्यान दे रहे हो। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको तो इतना मतलब ही नहीं होता, उसको उतना समझ नहीं होती है, तो उसका क्या नेचुरली कंसंट्रेशन कम होता है। और उन्हीं बच्चों को आपके सामने पढ़े में, अब देखना काफी बच्चे क्लास में बैठे हुए, लेकिन वो क्लास में बैठे इधर इधर बोर्ड इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, सभी देखते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान पूरी कक्षा के अंदर आप देखोगे इधर उधर ही होगा, बोर्ड पर नहीं होगा। आप बोलोगे वो अचानक से ऐसे होगा, है ना, कि मेरे को कैसे बोल दिया, प्रश्न पूछोगे सहम जाएगा, तो समझ जाना कि उस बच्चे का कंसंट्रेशन कमजोर है। छोटे छोटे पॉइंट है, आपको समझ लेने हैं। उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव, सामान्य स्कूलों में अक्सर ब्रेल लिपि, सवर्ण उपकरण या व्हील चेयर जैसी चीजें नहीं होती। मतलब जो कॉमन स्कूल होते हैं उनके अंदर भाई जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने लायक चीजें नहीं होती हैं। उनका क्या होता है, आपके सामने कमी देखने को मिलती है। नकारात्मक दृष्टिकोण, अगले वाला है, साथियों को कभी कभी शिक्षकों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने के लिए अधिगम लर्निंग को बाधित करता है। क्या करता है, जो आपके टीचर होते हैं वो आपके सामने क्या होते हैं, शिक्षकों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता है। क्या होता है, उनको आपके सामने क्या करते हैं भाई, कभी जो कम बच्चे, कम पढ़े, जो कम इंटेलिजेंट होते हैं उनको अपन भी ऐसे मजाक उड़ाते हैं, भाई मेरे तो ज्यादा नंबर है, तेरे तो कम आए हैं, तो है ही है कोतन, तो क्या को ज्ञान ही को नहीं है की बात सुनने में, चाहे घर हो चाहे आपके सामने बाहर हो। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण उस बच्चे को धीरे धीरे हीन भावना के अंदर डाल देता है। आपको इस प्रकार की सोच से बचना है।
समाधान और उपचार उपयोग, लचीला पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को उनकी क्षमताओं के अनुसार सरल बनाओ, छोटा बनाओ, ताकि आपके सामने क्या हो, बच्चा जैसे वह इंटेलिजेंट बच्चा है, सामान्य बच्चे एक पाठ को पूरा तैयार करें, तो जो विशिष्ट योग्यता वाले को 1.5 पाठ दो, मतलब तू 2 पाठ याद करके आ गए होशियार तो, है ना, तो वो करके आ जाएगा। क्यों भाई, उसका इंटेलिजेंस अच्छी है, उसने पहले से रिवीजन कर रखा होगा, पहले से पढ़ रखा होगा, वो तो 2 चैप्टर भी तैयार कर लेगा। अब कोई आपके सामने कोई कम इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसको ऐसे बताओ कि तू तो एक टॉपिक ही याद कर, समझ में आ गया, उसको आप एक टॉपिक ही दो, पूरा चैप्टर मत दो, एक टॉपिक दो, समझ में आ गया। तो क्या होगा, अब आप प्रश्न पूछोगे तो हो सकता है वो एक टॉपिक को तैयार करके आ जाए, पूरा प्रश्न पूरा चैप्टर तो नहीं करके आएगा, अगर वो एक टॉपिक तैयार करके आएगा, पूरी कक्षा एक पूरा का पूरा आपके सामने चैप्टर को याद कर पा रही है, वो एक टॉपिक ही याद कर पा रहा है ना, लेकिन उस बच्चे को जब वो जवाब सही से दे देगा तो उसको महसूस होगा कि भाई कम ही सही, लेकिन मैं याद तो कर पाया, और वो पूरे चैप्टर याद कर नहीं पाता, उस वजह से वो टॉपिक भी कवर नहीं हो पाता, और आपके सामने वो खुद को कमजोर भी महसूस कर पाता। तो आप उसको पढ़ाने के तरीके को क्या कर दो, छोटे छोटा कर दो, और ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको थोड़ा लेंदी कर दो। ये आप ऐसे बच्चों को साथ लेकर चल सकते हो। विशेष शिक्षण विधियां, दृश्य श्रवण सामग्री, खेल विधि व व्यक्तिगत ध्यान। आप काफी बच्चों पर क्या करो भाई, स्पेशल अटेंशन, उस बच्चे को आप ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा पढ़ाई पर आपको उसको जोर दो, है ना। ऐसे भी महसूस नहीं होना चाहिए कि सर तो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, आप उसको बताओ कि मैं तेरे को बार बार खड़ा इसीलिए करता हूं ताकि तू और मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सके, तेरा पढ़ने में और इंटरेस्ट हो सके। देखना वो बच्चा धीरे धीरे खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेगा और सबसे पहले वही उत्तर देने का प्रयास करेगा। बाधा मुक्त वातावरण, ऐसा वातावरण बनाओ कि बच्चे को फिजिकली स्ट्रक्चर में ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि बच्चा है वह उसको लगे कि मेरे मतलब मैं कमतर हूं। जैसे स्कूल में रैंप, चौड़े दरवाजे, सुलभ शौचालय बनाना आवश्यक है ताकि उसको वैसी चीजें महसूस ना हो। प्रेक्षित विशेष प्रोत्साहन और मार्गदर्शन, इन बच्चों में छोटी मोटी उपलब्धियों पर उन्हें पुरस्कृत करो और उनके माता पिता से उचित परामर्श करो। क्या छोटी मोटी, जब भी अगर उनके लिए छोटे अचीवमेंट हो ना, उनको भी आप इतना बड़ा कर दो उस बच्चे के लिए ताकि उसको स्पेशल महसूस हो और वो खुद को कमतर ना समझे, धीरे धीरे आपके सामने वो भी आप और सभी बच्चों के बराबर आ सके। अगला है वाणी दोष व भाषा बाधित बच्चों की शैक्षणिक योग्यता और शिक्षण रणनीतियों के बारे में बताइए। क्या होता है वाणी दोष, स्पीच डिसऑर्डर? भाषा बाधित बच्चे वे होते हैं जिनके शब्दों के उच्चारण, आवाज की स्पष्टता या विचारों के मौखिक रूप से व्यक्त करने में कठिनाई होती है। मतलब जब कोई भी बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, कोई अकलाकर बोल पा रहा है, कोई बच्चा आपके सामने क्या होता है जब बातचीत करता है तब वो सही से अपनी बातों को नहीं बता पा रहा, आपको बात कोई और करे वो और कोई कर रहा है ना, या फिर आप बिल्कुल आवाज नहीं आती है, तो इस प्रकार के वाणी दोषों के नाम से उनको जाना जाता है। शब्दों को उच्चारण को नहीं बोल पाता है भाई, काफी अब हरियाणा साइड की जो बोली है, अब मेरी बोली में भी काफी शब्द ऐसे बोलेंगे जिनका सही उच्चारण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारी भाषा क्षेत्र आधारित भाषा में अंतर देखने को मिलता है ना। कठे टै पर जो जोर दियो, कठे हैर, कठे साहब, वो एक अलग चीज है, लेकिन सामान्यतः वो सही नहीं बोल पा रहे हैं। काफी बच्चों को देखना, जैसे टै और ठै में उनको बहुत अंतर होता है, टमाटर को टमाटर नहीं बोल पाते हैं सही से, है ना, चटनी सब सही से नहीं बोल पाते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको शब्द उच्चारणों में दिक्कत होती है, उनको वाणी दोष, स्पीच डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। भाषा की स्पष्टता, वो विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने में कठिनाई होती है, मतलब सही से जो बात उनके मन में आई है, जो बात को वो बोलना चाहते हैं, मानसिक रूप से नहीं बोल पाते हैं, स्पीच डिसऑर्डर है। समावेशी कक्ष में इन सभी आवश्यकताओं को बहुत संवेदनशीलता होती है, और एक इंक्लूसिव जो स्कूल होती है, इंक्लूसिव क्लास होती है, उसके अंदर आप इन सब चीजों को ध्यान रखना है और इन सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए आपको उस बच्चे को इतना प्रिपेयर करना है कि वो कैसे सही से बोल पाए। शैक्षणिक आवश्यकताएं, धैर्य और स्वीकृति, इन बच्चों को ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उनके अटकने या गलत उच्चारण करने पर उनका मजाक न उठाया जा सके। मतलब बच्चों के एक ऐसे एनवायरनमेंट तैयार किया जाए जहां पर बच्चा क्या किया आपके सामने गलत व उच्चारण भी कर दे या अटक भी जाए। हकलाते हैं तो काफी बच्चे, अब जो बच्चा हकलाएगा ना वो कभी भी मंच पर नहीं आना चाहेगा, वो उसको पता हो कि बच्चे हंस जाएंगे, है ना, या बच्चे उसको मजाक उड़ा देंगे, तो इस वजह से वो डरता है, नहीं आ पाएगा। गलती से भी अगर उस बच्चे ने ऐसी गलती कर दी तो उसका मजाक मत उड़ाओ, कक्षा में बच्चे हंसेंगे तो पहले तो उनको सबको डांटो, समझ में आ गया, उन बच्चों को डांटो कि उनका मजाक नहीं उड़ाना है और आगे से उड़ाना भी नहीं है, इस प्रकार की चीज समझाओ बच्चों को। बताओ कि भाई ये एक प्रकार के आपके सामने इस बच्चे की समस्या है ना, और अपन सही करेंगे, देखो अपन साथ मिलकर इसको क्या है धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। तो उस बच्चे को सही उच्चारण बताओ कि
तुम्हें क्या करना है, ये शब्द लिख लो और घर पे जाकर 5 बार बोलना है, कक्षा में 5 बार बोलकर बताओ, कल मैं तुमसे पूछूंगा। तो वो बच्चा धीरे 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 अभ्यास करेगा और चीजें सही की जा सकती हैं। कितनी भी बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, वॉइस से संबंधित बहुत सी सही की जा सकती है, खास करके उच्चारण जैसी चीजें तो बहुत आराम से सही की जा सकती हैं। तो बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना है। काफी बार क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, उसमें कुछ शब्दों को अजीब तरीके से बोला जा सकता है जाता है, जैसे मारवाड़ी भाषा है ना, किधर वाली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाली। समझ में आ गया? वहां पर स को अक्सर वो आपके सामने है ही बोलते हैं। समझ में आ गया? 3 से है लेकिन सबको है के बराबर ही मानते हैं, है ना। तो वो क्षेत्रीय भाषा में अंतर है उनका, तो मजाक थोड़ी उड़ाना है उनका, नहीं, उनको समझाना है कि बच्चों वो आपकी क्षेत्रीय भाषा है। हमारी जो हिंदी भाषा है जो अपन स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे इसको क्या बोलते हैं, है को है बोलते हैं, सह को सह बोलते हैं। उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने, हो सकता है और भी भिन्नता हो। आप जिस भी क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, आपके भी कोई ना कोई शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है। जैसे अपन राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो अपने है बोलते हैं, के कर है, के खा रहे है, के कर रहे है। चोमो साइड, जयपुर साइड में जाएंगे तो लास्ट में छह लगाते हैं, के कर रहे हो छह, है ना, ऐसे छह बोलते हैं। और आपके सामने शायद टोंक देवली वाला क्षेत्र होता है, इधर की साइड में वो सह लगाते हैं लास्ट में, के कर रहे हो सह। हरियाणा में लगाते हैं भाई ज्यादातर, उधर तो लगाते नहीं, के कर रहे हो सह, उनका सह में लगो लास्ट में। तो ये वो कुछ शब्द होते हैं जिन पर विशेष जोर दिया जाता है क्षेत्रीय भाषा में, इस वजह से भी बच्चों का उच्चारण बिगड़ जाता है। तो उनको, बच्चे को मजाक नहीं उड़ाना है, उसको आपको समझाना है कि सही उच्चारण यह है और इसका इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर उसको कुछ बायोलॉजिकली भी अगर कोई दिक्कत है तो बच्चे को आप मोटिवेट करके सही करवाओ भाई। अतिरिक्त समय, उन्हें अपनी बात रखने के लिए सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक समय मिलना चाहिए। अब कोई भी बच्चा है जिनके अगर इस प्रकार की समस्या है तो उन बच्चों को सामान्य बच्चों से अधिक आप क्या दो, टाइम दो भाई, ताकि वो आपकी बातों को अच्छे से रख पाए। समझ में आ गया? और बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बच्चे के लिए सबसे जरूरी चीज है उसका शिक्षक उसकी सपोर्ट कर दे। समझ में आ गया? अगर आप गलती करो भाई, और आप अगर आपका टीचर आपको बैठकर समझाए तो आपको भी ऐसा फील होता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वही टीचर अगर आपको डांट देता है तो बच्चा तो क्या होता है, बच्चे के मन में ऐसा हो जाता है वही कि मैं तो वापस करूंगा, जिद्दी हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो उनको बैठकर आप समझा भी सकते हो। और देखो, अगर आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे, कोई ऐसा टीचर आपकी जिंदगी में भी अवश्य रहा होगा, आपकी इंग्लिश कमजोर थी, आपकी गणित कमजोर थी, आपकी साइंस कमजोर थी, और वो टीचर आए, उन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया, ऐसा पढ़ाया कि आज भी आपकी वो सब्जेक्ट इंप्रूव हो गया, या आज भी जितना इंप्रूवमेंट हुआ वो उनकी वजह से हुआ है। योगदान होता है ना शिक्षकों का, तो आपको भी जीवन में ऐसा ही शिक्षक बनना है ना। अच्छे जीवन में सही नीति और सही व्यक्तित्व बनना जरूरी होता है। इसलिए मैं आपका बार बार, ये जो पेडालॉजी सब्जेक्ट है ना, ये भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करता है। और मैं भी आपको जितने भी क्लासेस भाई मैं लेता हूं, आपको इसी बात पर ज्यादातर यही चीजें समझाता हूं कि अपनी पर्सनैलिटी पर जोर दो। पढ़ाई में अगर आप, हो सकता है बच्चे को पढ़ाई उतना नहीं करवा पाओ, लेकिन उसको मेंटली और फिजिकली, और आप खुद की पर्सनैलिटी को इतना एनहेंस करो और बच्चों की पर्सनैलिटी को इतना एनहेंस करो, और बच्चा पढ़ तो कहीं से भी लेगा, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात है पर्सनैलिटी की। वो उसका इतना डेवलपमेंट करो, आप खुद इतने पर्सनैलिटी रूप से इतने इनहेंस हो जाओ कि बच्चा जब आए, आप कक्षा के अंदर जाओ तो ऐसा नहीं कि वो आगे रहे हो तो गेल क्या छुट्टे के पीछे, ऐसा जब बच्चा खुश हो जाए कि वाह ये सरायन से तो पढ़ने में अपने को मजा देगा, इस प्रकार की पर्सनैलिटी बनकर जाओ। ऐसा कोई नहीं कि बच्चा का मायने जा जाए थे, कोई मायने पढ़ रहे हो, कोई प्रश्न पूछे तो धमका दियो, है ना, कोई नहीं पढ़ के रहे तो तुम हमारा को टिकट, ऐसा नहीं। आप इस प्रकार की अपनी पर्सनैलिटी पर खास करके आपको जोर देना है। और अगर केवीएस एनवीएस की अगर आप तैयारी करोगे सेंट्रल लेवल की, तो उठे थारो क्यों होगो, इंटरव्यू भी होगो, और वो इंटरव्यू के अंदर पर्सनैलिटी को खास करके ध्यान रखा जाए। तो एक वहां पर अगर आप इंटरव्यू देने जाओ तो एक टीचर के रूप में खुद को व्यक्त करना, और अभी से खुद को अगर एक उस धारा में बढ़ाओगे तभी आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाओगे। और अच्छी पर्सनैलिटी, चाहे शिक्षक बनो आप जीवन में, चाहे भाई आप और कोई जॉब लगो, चाहे आप जीवन में समाज में रहो, चाहे किसी के पति बनो, कोई की पत्नी बनो आप, चाहे आप क्या बोलते हैं भाई कोई एक अच्छा अध्यापक बनो, चाहे टीचर बनो, डॉक्टर बनो, एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है ना, वो हमेशा जीवन में अच्छी रहती है। समझ में आ गया? तो सबसे जरूरी, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, पर्सनैलिटी अपनी जगह, अपना पर्सनैलिटी पर आप अच्छे से काम करना आपको जरूरी है। समझ में आ गया? बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन देखो मेरा प्रयास यही है कि आपको वो चीजें समझाई जा सके जो कक्षाओं में कहीं मिस होती हैं, क्योंकि पढ़ा कोई भी सकता है, ये कंटेंट यूट्यूब पर बहुत उपलब्ध है, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप। शिक्षक का मौखिक भाषाओं के साथ साथ चित्र, वीडियो, लिखित कार्ड्स का उपयोग करना
चाहिए ताकि बच्चा बिना बोले भी संकेत समझ सके। शिक्षक होता है, उसकी मौखिक भाषा के साथ उसको क्या करो, आप बोलने के बजाय चित्र दिखाओ, वीडियो दिखाओ, अलग अलग कार्ड बनाकर आपके सामने बच्चे को पढ़ा सकते हो। मतलब आजकल आप प्ले स्कूल देखते हो ना, इस प्रकार का एनवायरनमेंट तैयार करो ताकि बच्चा आपके सामने आसानी से समझ सके। सहपाठी शिक्षण, कक्षा में बड़ी सिस्टम लागू करना चाहिए जहां पर संवेदनशील छात्रों को उन बच्चों के साथ संवाद करो। क्या करो, आपके सामने भाई कोई कमजोर बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है ना, आपके सामने उन सबके साथ कोई गेम खिलवाओ, उनको अंताक्षरी, जैसे अपने बच्चे बचपन में अंताक्षरी की होगी, ऐसा कोई जनरल नॉलेज को कोई टॉपिक उठा लो और सभी बच्चों को बोलो कि भाई इस पे डिबेट करो। क्लास में तो बैठाना मत, वरना तो खूब शोरगुल करेंगे, बाहर बैठा देना आप उनको, या कोई एक चैप्टर दो। इससे अच्छा एग्जांपल दो, अगर आपको एक बच्चे को एक चैप्टर दिया आपने, आप पढ़ाओगे तब भी काम आएगा, है ना। और आप क्या करो, टेस्ट मत लो बच्चे का, बहुत पुरानी पद्धति होगी। आप एक काम करो, सभी बच्चों को चारों तरफ बैठा दो एक कुर्सी के आसपास, है ना, और उसमें से सभी बच्चों को बोलो कि आप ना आपस में प्रश्न पूछो। और क्या करना है, सारे बच्चे चुप रहेंगे, वो दो बच्चे, या आप प्रश्न बोलोगे और एक एक करके आपके सामने बच्चे हैं वो जवाब देंगे। तो याद नहीं करके आए ना, देखो उसका क्या फायदा होगा कि बच्चा याद नहीं करके आए ना, तो वहां पर वो जो बच्चे बता रहे होंगे ना उत्तर, तो उससे सीखकर वो बोलेगा, तो एक उसकी वैसे एनालिसिस तैयार होगी। दूसरी बात क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अपन पीछे क्यों आज के समय, अगर आपने कभी भी माइक्रो टीचिंग की होगी, तो माइक्रो टीचिंग करते वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी स्टेज पे चढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या की, कभी मंच पर गए नहीं। अब इस प्रकार का माहौल तैयार करोगे ना, तब क्या होगा, आपके सामने एक तो बच्चों को एक दूसरे की गलतियां निकालना सीख जाएंगे, भाई कि तुम यहां से गलती कर रहा है ना। या तीसरे बच्चे से पूछो कि उसने कहां पर गलती की, बताओ भाई मेरे को, तो वो आपको बताएगा, है ना। साथ के साथ क्या है, बच्चा आपस में देखकर सीख जाएगा, है ना। और बच्चों का क्या, आपस में सहयोग की भावना भी बढ़ेगी। इस चीज से पढ़ने का तरीका भी बदलता है। तो ये कुछ एक नया टाइप है, कभी अगर टीचर बनो तो तैयार इस चीज पर कोशिश जरूर करना। बहुत सा ऐसा खाली समय होता है, 1.5 महीने की छुट्टी बाद में काफी ऐसा सेशन होता है जब बच्चों को इतना पढ़ाने के लिए नहीं होता है, रिवीजन करवा रहे हो, उस वक्त ये सब चीजें आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा है तरीका। गैर मौखिक संचार को बढ़ावा देना, बच्चों को अपनी बात रखने के लिए सारे ड्राइंग या डिजिटल उपकरण, स्पीच टू टेक्स्ट ऐप का उपयोग कर सकते हो। आज के समय भाई काफी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी का आप उपयोग कर सकते हो, डिजिटल उपकरणों का इशारा ड्राइंग के माध्यम से। आप ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड भी लगा सकते हो, जिसके माध्यम से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो उनको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। मॉडलिंग, शिक्षक को स्पष्ट व धीमी भाषा में बोलना चाहिए ताकि बच्चे सही उच्चारण व अनुकरण कर सके। आप खुद भी सही और स्पष्ट भाषा में बोलो, ताकि क्या हो सके, आप सही बोलोगे तो बच्चा तो आपका अनुकरण करता है। अब देखो ए फॉर, अगर आपने आम, छोटा बच्चा है, अगर ये तो आपने देखा होगा, ए फॉर आपने उसको बताया अनार, और उसकी मैम ने, अगर उसकी टीचर ने उसको क्या बताया, ए फॉर आम, तो बच्चा क्या कहेगा आपको, ए फॉर आम ही होता है, अनार नहीं होता है। मेरी मैम ने तो मेरे सर ने तो मेरे को आम ही बताया, वही होता है। नहीं मानेगा आपकी बात, बिल्कुल नहीं मानेगा वो, ए फॉर आम ही लिख कर आएगा, चाहे कितना अनार पढ़ा दो उसको। छोटी क्लासों की बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चा अक्सर सीखता है शिक्षक से है, समझ में आ गया। तो इसलिए तो कहता हूं आपकी पर्सनैलिटी पर काम करना चाहिए। तो यही तो कहता हूं कि अगर आप बच्चे को, अगर आप सही अनुकरण करोगे ना, स्कूल को आप खुद ही स्कूल बोलोगे तो बच्चा ही बोलेगा, तो आप खुद सही उच्चारण करो ताकि आपके सामने क्या है, बच्चा आपका अनुकरण करे और सही तरीके से चीजों को सीख सके। अधिकम वंचित बालकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का विश्लेषण कीजिए तथा उन्हें समावेशन हेतु उपयोगी बने। अधिकम वंचित बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बालक वो होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण सामान्य बच्चों की तुलना में अवसरों से वंचित रह सकते हैं। अब भाई आपके सामने अब एक गांव का एक अमीर बच्चा है, अमीर माँ बाप का बच्चा है, आर्थिक रूप से सशक्त परिवार का बच्चा है, भाई वो अच्छी कोई तगड़ी स्कूल में पढ़ता है। एक बच्चा भाई आपके सामने नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाता है, ज्यादा उतनी उपलब्धता ही नहीं है, या फिर पढ़ने ही नहीं जाता है। अंतर आ गया ना उसकी पढ़ाई में। जो अच्छे स्कूल में जाएगा उसकी क्लास में डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेंगे, कोकुलर एक्टिविटी होंगी, स्पोर्ट्स टाइम टू टाइम होगा, है ना। उसकी अगर कोई उसमें अगर क्वालिटी उसको इनहेंस किया जाएगा, डांस करने के, सिंगिंग, सब मौके मिलेंगे उसको, समझ में आकर डिबेट करवाई जाएंगे। और अगर आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हो, वहां भाई सुबह जाओगे टीचर पढ़ा देगा, शाम को घर पे आ जाओगे, है ना। या फिर बिल्कुल कोई एक ऐसा समाज का तबका जो बिल्कुल शिक्षा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार के जो आपके सामने बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पाते, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, अधिगम वंचित बच्चों के नाम से जाना जाता है। इन बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या होती है। अब आपके स्कूल में, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में लगोगे तो बिल्कुल ऐसे बच्चे आएंगे आपके पास,
समझ में आ गया? तो अब आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या करोगे, इन बच्चों के लिए किताबें फ्री में सरकार किताबें देती है, वर्दी के भी सरकार पैसे देती है। अगर नहीं सिमा पा रहा है आप 2-3 बच्चों की तो आप खुद सिमवा देना। पौष्टिक भोजन, मिड डे मील, जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वे भूखे पेट बढ़ाई नहीं कर सकते हैं। भाई आपने वो कहावत सुनी, भूखा पेट वजन को नहीं हुआ, तो ये तो सही बात है भाई, भूखे पेट कोई काम नहीं कर सकता। तो उन बच्चों को मिड डे मील जैसी योजनाओं के तहत क्या किया जाता है, बच्चों को भोजन प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आपके सामने क्या हो सके, उनका मन और ज्यादा पढ़ाई में लग सके। भाषा समर्थन, अक्सर उन्हें घरेलू भाषा स्कूल भाषा से अलग होती है। बच्चा भाई जब छोटी क्लास में आएगा तो अपन मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी थोड़ी बोलते हैं अपन स्कूल के अंदर, लेकिन भाषा कैसी होती है स्कूल में, हिंदी की। तो आप कोशिश करो, ये तो एनईपी में भी लिखा हुआ है, जो प्राइमरी क्लासेस की जो एजुकेशन होती है वो किसमें करनी है आपको, लोकल लैंग्वेज में, मातृभाषा में ही पढ़ाना होता है। स्टार्टिंग में मतलब बना दियो ना अंग्रेज और कदे हिंदी वाले होंगे, हिंदी वाला एकदम हिंदी बोलना ना बच्चा, समय के साथ बच्चा सीख जाता है। आजकल तो इंटरनेट पर भाई बच्चा इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से सीख ली। मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन, इन बच्चों में हीन भावना व आत्मविश्वास की कमी है। छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो ऐसे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे रहेंगे, भाई उनके पास अब ड्रेस अच्छे से नहीं होगी, उनका बस्ता अच्छा नहीं होगा, किताबें उनके पास नहीं होंगी इतनी, तो पहले ही खुद को डिमोरलाइज, खुद को कंपैरिजन करता है, देखो वो अच्छे कपड़े पहन कर आ रहा है ना। इसीलिए तो स्कूल में सबकी ड्रेस बराबर होती है। अब तो राजस्थान में सरकारी प्राइवेट स्कूलों की भी ड्रेस बराबर कर दी है, ताकि क्या हो, समावेशी शिक्षा मिल सके बच्चों को, है ना। तो बच्चों को, उन बच्चों को आप मोटिवेशन करना है, और आप भी अगर अपने तरीके से कोई हेल्प कर सकते हो करो, तो बिल्कुल आपको हेल्प करनी है भाई उन बच्चों की, थोड़ा बहुत भलाई को काम करना भी जरूरी है। समावेशन हेतु उपयोग, ब्रिज का अगले वाला क्या, संवैधानिक लाभों का किरण। आरटी के तहत आपके सामने धारा 12A और C के तहत निजी स्कूलों में क्या किया गया, आपके सामने जो बच्चे कमजोर बच्चे हैं इकोनॉमिकली, उनको 12% का रिजर्वेशन भी दिया गया। सामुदायिक भागीदारी, अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। अब भाई काफी लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करवाना चाहते हैं, उन बच्चों को कहेंगे कि भाई कमा कर आएगा तभी घर चलेगा, तो उन बच्चों को मोटिवेट करो, उनको समझो कि अगर आज एजुकेशन लेगा तो आज तो इतने रुपए कमाना, कल उससे और बेहतर कर पाएगा। समझ में आ गया? तो अभिभावकों को भी आपके सामने मोटिवेट करना जरूरी है। लचीली समय सारणी, खेती या मजदूरी के सीजन के दौरान स्कूल के समय में लचीलापन लाना ताकि उनकी शिक्षा बीच में ना छूटे, इन सब चीजों को भी आपको अगर ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये पेपर था आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का। आपको कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।